दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, अगले दिन बुलाकी राम दोनों ने अपना सामान व्यवस्थित कर घोड़ों की काठियों पर लादा और आगे की यात्रा पर चल पड़े। सारे दिन की यात्रा करके वे एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि विश्राम के लिए एक मुनासिब सा स्थान देखकर ठहर गए। रोजमर्रा के मुताबिक पटेल ने बुलाकी को पैसे देकर बाजार से अपने तथा घोड़ों के भोजन का सामान खरीदने के लिए भेजा। बुलाकी जब वापस लौटा तो सारे सामान के साथ एक अजूबी खबर भी लाया। उसने रास्ते में देखा था कि एक स्थान पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। वहां उसे एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति भी दिखाई दिया जो अर्धविक्षिप्त अवस्था में था। उस अर्धविक्षिप्त बूढ़े ने सबके सामने एक स्थान को गाय के गोबर से लीपा, फिर एक युवक को अपने पास बैठाकर उस स्थान पर लेट गया। उसने 3 बार मुख से हे राम कहा और फिर अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर बुलाकी राम यह सोचकर वापस लौट पड़ा कि इस बात का रहस्य पटेल जी से पूछेगा कि वह वृद्ध कौन था और उसने इस प्रकार क्यों दम तोड़ दिया। रात को सोने से पूर्व बुलाकी ने वह रहस्यमयी बात पटेल को सुनाई और उस रहस्य पर से पर्दा उठाने को कहा तो पटेल बोले, बुलाकी राम सुन, यहाँ से कुछ दूर ताम्रलिप्ति नाम का एक नगर है। उस नगर में चंद्रसिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। चंद्रसिंह का विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी एक बच्चे की मां भी बन चुकी थी। चंद्रसिंह का परिवार खूब संपन्न परिवार था, लेकिन कहते हैं न कि जब मनुष्य के दुर्दिन आते हैं तो उसकी बर्बादी की परिस्थितियां स्वयं ही बनने लगती हैं। कुछ दिनों बाद चंद्रसिंह को जुआ खेलने की लत लग गई। वह यार दोस्तों के साथ नित्य प्रति शाम को जुआ खेलने लगा। परिणाम यह निकला कि वह जुए में अपना सब कुछ हारकर दर-दर का भिखारी बन गया। उसे और उसके परिवार को 2 जून का भोजन जुटाने के भी लाले पड़ गए। बुलाकी, जब आदमी एक बार बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है तो दूसरी बुराइयां स्वयं ही आगे बढ़कर उसका दामन थाम लेती हैं। चंद्रसिंह का परिवार जब भूखों मरने लगा तो अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। वह चोरी करके जो भी माल लाता उसे थोड़ा सा परिवार पर खर्च कर शेष धन जुए में उड़ा देता। धीरे धीरे सारे नगरवासियों को यह बात मालूम हो गई कि चंद्रसिंह अब पक्का चोर बन गया है, इसलिए सभी लोग उससे नफरत करने लगे। बुलाकी, चंद्रसिंह के सास-ससुर बहुत खाते पीते घर के थे। चंद्रसिंह के ससुर का मसालों का व्यापार था जो खूब अच्छा चल रहा था। चंद्रसिंह की विपन्नता की बात जब उसके सास-ससुर को मालूम हुई तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। उनकी एक ही तो बेटी थी, पुत्र कोई था नहीं। एक दिन उन दोनों ने विचार किया। चंद्रसिंह का ससुर कहने लगा, ठकुरानी, लाजवती की तरफ से तो बहुत चिंताजनक खबरें मिल रही हैं। न जाने मेरी बेटी लाजवती और नवासा किस हाल में होंगे। क्यों न कोई आदमी भेजकर कुछ दिन के लिए उन्हें यहाँ बुला लें। कुछ दिन के लिए क्यों, हमेशा के लिए ही बुला लो न। बेटा तो कोई है नहीं हमारा। जो कुछ हमारे पास है वह सब बेटी का ही तो है। फिर हमारे रहते वह अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करे, यह तो हमारे लिए शर्म की बात होगी। दामाद ने बुरे कामों में फंसकर अपना जीवन बिगाड़ लिया तो इसमें हमारी बेटी का दोष क्या है। उसके कुकर्मों का फल हमारी बेटी और नवासा क्यों झेलेंगे। तुम आज ही कोई आदमी भेजकर उन सबको यहाँ बुला लो। चंद्रसिंह को भी अपने धंधे में लगा लेना, धीरे धीरे उसकी आदतें भी सुधर जाएंगी, चंद्रसिंह की सास ने कहा। फिर ऐसा ही किया गया। चंद्रसिंह के ससुर ने चंद्रसिंह और उसके परिवार को अपने पास ही बुला लिया। चंद्रसिंह के जिम्मे दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और सोच लिया कि उसका दामाद कुछ सुधर जाएगा। बुलाकी, ससुराल में आकर चंद्रसिंह कुछ दिन तो ठीक ढंग से रहा, लेकिन फिर उसकी बुरी आदतें उस पर हावी होने लगीं।
मौका देखकर वह बाहर जाने लगा और ऐसे लोगों की खोज करने लगा जो उसी की तरह जुए के शौकीन हों। कहावत है कि शक्कर खोरे को शक्कर और मूंजी को टक्कर। जिस आदमी को जैसे लोगों की चाहत होती है वह अपने जैसे लोग ढूंढ ही लेता है। चंद्रसिंह ने भी इस नए शहर में अपनी ही जैसी आदत वाले कुछ लोग ढूंढ लिए और वह फिर से उनके साथ जुआ खेलने लगा। इसके लिए वह गाहे दुकान के गल्ले से पैसे चुरा लेता और उन्हें जुए में उड़ा देता। ससुर को यह बात मालूम भी हो जाती कि उसकी दुकान के गल्ले से पैसे चोरी हो रहे हैं, किंतु वह यह सोचकर आंख मींच लेता कि बहती नदी के जल से कुछ जल निकल भी गया तो कौन सी विशेष हानि होने वाली है। बहरहाल वक्त इसी तरह से आगे सरकता रहा। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। चंद्रसिंह अपने ससुर की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी उसे दस्त करने की इच्छा हुई। तब वह शौच करने के लिए दुकान से निकलकर दिशा मैदान को चल पड़ा। जंगल में वह ज्यादा ही दूर निकल गया। सामने एक बेरी की झाड़ी नजर आई तो वहीं शौच करने के लिए बैठ गया। उस झाड़ी के निकट एक बबूल का पेड़ था जिस पर एक जिन्न का निवास था। जिन्न ने जब उसे शौच कर्म करते देखा तो उसे चंद्रसिंह पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे सजा देने का निर्णय कर लिया। शौचकर्म से निपटकर चंद्रसिंह वापस लौटा और दुकान के काम में लग गया। शाम को जब वह घर लौटा तो परिवार के लोगों से मिला, भोजन किया और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। उस रात वह जुआ खेलने नहीं जा सका क्योंकि उसके ससुर ने उस पर कठोर पाबंदियां लगा दीं। वैसे भी उसके ससुर की हवेली इतनी मजबूत थी कि एक बार बाहर का दरवाजा लगा देने के बाद उसका दरवाजा खोलना बहुत मुश्किल था। हवेली के ऊपरी हिस्से में उसने लोहे का ऐसा मजबूत जाल डलवा रखा था कि कोई भी उस जाल को काटे बिना हवेली में दाखिल हो ही नहीं सकता था। बुलाखी, वह जिन्न जिसके स्थान पर दोपहर के समय चंद्रसिंह शौच कर आया था, रात के समय उस हवेली के बाहर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक लगाई। दस्तक लगने पर चंद्रसिंह अलसाया सा उठा। उसने दरवाजे के निकट जाकर पूछा, कौन हो भाई? तुम्हारा एक दोस्त, दरवाजे के बाहर से जिन्न ने उत्तर दिया। तुम्हें जुआ खेलने के लिए निमंत्रित करने आया हूं। मजबूरी है दोस्त, चंद्रसिंह बोला, मैं बाहर नहीं जा सकता। अंदर से दरवाजे पर मजबूत ताला लगा है और चाबी मेरी पत्नी के पास है। चाबी की चिंता मत करो, जिन्न ने कहा, बस तुम यह बता दो कि जुआ खेलने की इच्छा है तुम्हारे मन में। चाहता तो हूं, लेकिन ताला। चंद्रसिंह की बात पूरी भी न हुई थी कि दूसरी ओर से जिन्न ने जल्दी से कहा, ताले की बात छोड़ो, बस तुम दरवाजे के पास अपनी आंखें बंद कर खड़े हो जाओ। आंखें खोलोगे तो तुम इस हवेली के बाहर खड़े होगे। जिन्न के कहने के अनुसार चंद्रसिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोल तो वह मकान के बाहर था। चंद्रसिंह को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मामने देखा तो वह भय से कांप उठा। एक नंगधंग जिन्न उसके सामने खड़ा था। घबराओ नहीं, उसे भयभीत देखकर जिन्न ने कहा, मुझे अपना दोस्त ही समझो। यह कहकर जिन्न ने उसका हाथ पकड़ा और अपने स्थान की ओर से चला। बुलाखी, जिन्न उसे लेकर उसी बेरी की झाड़ी के पास पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर कोई संकेत किया तो एक स्थान पर जमीन फट गई और नीचे की ओर जाती सादियां नजर आने लगीं। सीढ़ियां उतरकर जब दोनों नीचे पहुंचे तो चंद्रसिंह ने स्वयं को एक सजेसजाए बहुत ही खूबसूरत कमरे में खड़ा हुआ पाया। कमरे में पत्र का खूबसूरत पलंग बिछा हुआ था जिस पर जुआ खेलने में उपयुक्त सारा सामान रखा हुआ था। सारी रात चंद्रसिंह और वह जिन्न जुआ खेलते रहे। सुबह मुर्गे ने बांग दी तो चंद्रसिंह सचेत हुआ। उसने जिन्न से कहा, मित्र, सुबह होने को है, मेरा कर पहुंचना बेहद जरूरी है। आथ किसी तरह से मुझे मेरे घर पहुंचाओ। जिन्न कहने लगा, घर तो मैं पहुंचा दूंगा,
किंतु भूलकर भी आज की घटत का किसी से जिक्र मत कर देना। यदि तुमने ऐसा किया तो मेरा क्रोध तुम पर टूट पड़ेगा। तुम पागल हो जाओगे। तुम विश्वास करो मित्र, मैं इस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं करूंगा। बस अब तुम जल्दी से मुझे मेरे घर पहुंचा दो। बस तो फिर मीचो अपनी आंखें। बोला, जिन्न, आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने बिस्तर पर पाओगे। जिन्न के कहे अनुसार चंद्रसिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह अपने बिस्तर पर मौजूद था। बुलाकी, जब चंद्रसिंह उस जिन्न के साथ जुआ खेलने में व्यस्त था तो उस समय एक और घटना घट गई। अर्धरात्रि के समय चंद्रसिंह की पत्नी उसके कमरे में यह देखने के लिए पहुंची कि उसका पति चैन से सोया हुआ है या नहीं। पर जब उसने उसका बिस्तर खाली देखा तो वह सन्न रह गई। दरवाजे की ताली उसके पास थी, फिर वह बाहर कैसे चला गया? उसने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। सुनकर उसका पिता भी हतप्रभ रह गया। हवेली में कई कमरे थे। सारे कमरों में वंद्रसिंह को तलाश की गई, किंतु जब वह किसी कमरे में नहीं मिला तो वे लोग यह सोचकर सो गए कि सुबह देखेंगे। सुबह हुई। चंद्रसिंह की पत्नी फिर अपने पति के कमरे में पहुंची तो यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उसका पति तो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ खराटे भर रहा था। वह दौड़ी हुई अपने पिता के पास पहुंची और यह बात बताई। सुनकर चंद्रसिंह का ससुर भी आश्चर्य करने लगा। उसे चंद्रसिंह के एकाएक इस प्रकार राल के समर अपने कमरे से गायब हो जाने और फिर प्रकट हो जाने में कुछ रहस्य प्रतीत हुआ। तब उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम अपने पति के कमरे में जाओ, सामान्य ढंग से उससे बातचीत करो। रात की घटना का उससे कोई जिक्र मत करना। बस नित्य की बातें ही पूछना और उसे बातों में उलझाकर यह रहस्य जानने की कोशिश करना कि रात को वह दरवाजे पर ताला लगा होने पर भी बाहर कैसे चला गया और फिर वापस कैसे आ गया। जी पिताजी, ऐसा कहकर चंद्रसिंह की पत्नी अपने पिता के कमरे से बाहर निकल आई और अपने पति के कमरे में चली गई। चंद्रसिंह की पत्नी ने धीरे से उसे झकझोरा। बोली, ए जी, अब उठ भी जाओ, सुबह हो चुकी है। तैयार होकर दुकान पर भी जाना है। चंद्रसिंह आंखें मलता हुआ उठा। पत्नी को देखकर मुस्कराया और बोला, कितना समय हो गया है? 9 बज रहे हैं। बस अब फटाफट तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, कहकर वह रसोई घर में चली गई। थोड़ी ही देर बाद वह नाश्ते की थाली सजा लाई और चंद्रसिंह के आगे रख दी। चंद्रसिंह ने पहला ही ग्रास खाया था कि उसने अपना हाथ रोक दिया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? नाश्ता अच्छा नहीं है क्या? नाश्ता तो ठीक ही है, चंद्रसिंह बोला, लेकिन उस भोजन के आगे बेकार सा लग रहा है जो मैंने रात को खाया था। रात कहीं बाहर चले गए थे आप? पत्नी ने पूछा। चंद्रसिंह जिन्न की चेतावनी भूल गया, जिसने रात की घटना को किसी से भी बताने से सख्ती से मना कर दिया था। उसने पत्नी से कह दिया, हाँ, गत रात अपने एक मित्र के घर चला गया था। वहां बहुत लजीज भोजन खाने को मिला था, मगर ताला तो बंद था। फिर आप बाहर कैसे चले गए? पत्नी ने एकाएक पूछ लिया। पत्नी के यह पूछने पर चंद्रसिंह हिचकिचा गया। उसने उसकी बात का कोई जवाब न देकर चुप्पी साध ली, लेकिन जब उसकी पत्नी बराबर आग्रह करती रही तो उसने जिन्न वाली बात बता दी। बस फिर क्या था, जिन्न के कोप का कहर उस पर टूट पड़ा। उसी समय से वह पागल हो गया। उसके सास-ससुर ने उसका बहुत इलाज कराया, किंतु चंद्रसिंह किसी भी तरह से ठीक न हुआ। विक्षिप्तावस्था में वह 20 साल तक मारा फिरता रहा। उसे अपनी पत्नी और अपने उस बच्चे की भी कोई चिंता न रही जो अब तक पूर्ण युवक बन चुका था। इन 20 सालों में कई घटनाएं हुईं। चंद्रसिंह के सास-ससुर स्वर्ग सिधार गए।
उसकी पत्नी भी उसकी विक्षिप्तावस्था का गम न सह सकी और एक दिन वह भी चल बसी। परिवार में रह गया सिर्फ उसका बेटा सूर्य कुमार। बुलाखी। भटकता भटकता एक दिन चंद्रसिंह इस नगर में आ पहुंचा। यहाँ उसका कोई दूर का रिश्तेदार रहता था, अतः वह उसके यहाँ पहुंच गया। उसने अपने उस रिश्तेदार से आग्रह किया कि किसी तरह वह उसके पुत्र को यहाँ बुलवा दे। उसके आग्रह पर उसके रिश्तेदार ने उसके पुत्र सूर्य कुमार को यहाँ बुलवा लिया। चंद्रसिंह को शायद अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था, अतः उसने उस रिश्तेदार के मकान के सामने एक स्थान को अपने हाथों से गाय के गोबर से लीपा। फिर अपने पुत्र का हाथ लेकर उस लीपे हुए स्थान पर लेट गया। मुख से 3 बार हे राम कहा और अपने प्राण त्याग दिए। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ी देर विराम लिया। फिर आगे बोले, सोहे बुलाखी राम, आज शाम तूने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। अब बताओ, तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई या नहीं? यदि तुम कोई और भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो वह भी पूछ लो। चूंकि बुलाखीराम की जिज्ञासा समाप्त हो चुकी थी, अतः वह चुप ही रहा। तब दोनों ही अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कुछ ही देर में उन्हें निद्रा देवी ने अपनी आगोश में ले लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम दिन भर की यात्रा करते हुए वे दोनों एक नए नगर में पहुंचे और उसी नगर में रात्रि बसेरा करने का निर्णय किया। एक सराय में व्यवस्थित होकर पटेल ने बुलाखीराम को बाजार से खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। बुलाखीराम लौटा तो एक नई बात फिर उसके पेट में कुलबुला रही थी, जिसे वह शहर में देख आया था। पाठकों, वह नई बात क्या थी? यह गंगाराम पटेल के साथ साथ आप भी जान लीजिए। इस बार बाजार के एक व्यस्त चौराहे पर बुलाखीराम ने एक ऐसा युवक देखा जो देखने में तो किसी कुलीन घर का चिराग लग रहा था, पर उस युवक की आंखों में वीरानी छाई हुई थी। बार बार उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, हाय प्यारी, तू कहाँ है? हाय प्यारी, तू कहाँ है? रात को सोने से पूर्व जब बुलाखीराम ने उस युवक के विषय में पूछा तो गंगाराम पटेल ने उसे बताया, बुलाखीराम, जिस नगर में हम लोग ठहरे हुए हैं, इस नगर का नाम कमलनगर है। अब से लगभग 20 वर्ष पहले इस नगर में श्याम सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। श्याम सिंह खूब खाते पीते परिवार का था। उसके पास उसके पिता की छोड़ी हुई बहुत बड़ी संपदा थी। परिवार में पत्नी के अलावा एकमात्र पुत्र भुवन था, जिसकी आयु 10 वर्ष की हो चुकी थी। श्याम सिंह का परिवार बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक दिन उस परिवार पर शनि की कुदृष्टि पड़ गई। एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में आकर श्याम सिंह और उसकी पत्नी का अनायास ही देहांत हो गया। 10 वर्षीय भुवन अनाथ हो गया। बुलाखी। भुवन की उम्र बेशक कम थी, किंतु उसके अंदर धैर्य और लगन की कोई कमी नहीं थी। उस किशोर ने बड़ी दृढ़ता से स्थिति का मुकाबला किया और अपने पिता के छोड़े हुए धन के सहारे अपनी परवरिश अपने आप करता रहा। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। किशोर आयु का भुवन अब 20 साल का सुंदर नौजवान बन गया। एक दिन भुवन ने अपने मन में विचार किया कि माँ बाप द्वारा छोड़ा हुआ धन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, अतः क्यों न इस धन से किसी दूसरे नगर में जाकर कोई व्यापार कर लूं। व्यापार चल पड़ा तो इस धन में वृद्धि होगी, तब मैं कोई अच्छी सी कन्या ढूंढकर उसके साथ अपना विवाह कर लूंगा और आनंद के साथ शेष जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा विचार कर एक दिन उसने अपना सारा धन समेटा और उसे लेकर किसी दूसरे नगर के लिए चल पड़ा। रास्ता एक वन के मध्य से गुजरता था। शाम के समय जब वह पैदल चलते हुए थक गया तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। भुवन को पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई।
जब उसकी नींद टूटी तो उसने स्वयं को 8 डाकुओं के एक दल से घिरा हुआ पाया। डाकू सरदार ने एक भाले की नोक से उसे टोलते हुए कहा, ऐ लड़के, जो कुछ भी तेरे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दे। प्रतिरोध करेगा तो हम तुझे खत्म कर देंगे। भुवन ने सोचा कि यदि इन्होंने मुझे मार दिया तो सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी, आथा क्यों न अपना धन देकर इनसे अपनी जान छुड़ा लूं। जीवित रहा तो और धन कमा लूंगा। ऐसा विचार कर उसने अपने पास का सारा धन उन डाकुओं को सौंप दिया। डाकू उसका धन लेकर वहां से चलते बने। संध्या हो चली थी। भुवन ने आगे बढ़ने का मन बनाया, लेकिन फिर सोचा कि संध्या काल में तो जंगली जानवर अपने अपने शिकार की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। यदि किसी हिंसक जीव से टकराव हो गया तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इससे तो बेहतर यही है कि आज की रात इस वन में किसी वृक्ष पर चढ़कर गुजार दी जाए। अगली प्रातः जैसे ही भोर का उजाला फूटेगा, शहर की ओर चल पड़ूंगा। ऐसा विचार कर भुवन एक घने वृक्ष की एक मोटी सी शाखा पर जाकर बैठ गया। उसने शाखा के साथ अपनी छाती सटा ली और दोनों बाजुओं से शाखा को मजबूती से थाम कर सो गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। नीचे झांका तो मध्यम सी रोशनी में उसे 4 प्रेत गोल दायरे में बैठे हुए दिखाई दिए। उनमें से एक प्रेत कह रहा था, मित्रों, मालवा देश के राजा हरिसिंह की राजकुमारी रूपकुमारी बहुत ही रूपवती है। अभी उसकी आयु मात्र 16 साल की है, परंतु उसका पिता कल उसकी शादी एक ऐसे राजा के साथ कर देना चाहता है जिसकी उम्र 60 साल है। यह तो बहुत ही अनर्थ की बात है। यह सुनकर दूसरे प्रेत ने कहा, मित्रों, है तो यह अनर्थ की बात, पर इससे भी ज्यादा अनर्थ वाली यह बात है कि राजकुमारी उस बूढ़े राजा के साथ हरगिज भी विवाह करना नहीं चाहती। वह निश्चय कर चुकी है कि विष खाकर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु उस बूढ़े राजा के साथ कभी शादी नहीं करेगी। बेचारी राजकुमारी, मुझे तो उस पर बहुत दया आ रही है। कल वह नाहक ही अपने प्राण गंवा देगी। तब तीसरे प्रेत ने कहा, मित्रों, यदि ऐसी बात है तो हमें उस राजकुमारी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मानव योनि में थे तो बुरे कर्म करने के कारण ही तो हमें यह प्रेत योनि मिली है। इस योनि में हम नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। अतः हमें चाहिए कि हम कुछ अच्छे कर्म करें जिससे हमारे पापों में कमी आए और हम फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर सर्वानंद भोगें। अब चौथे प्रेत की बारी थी। उसने कहा, मित्र, कहते तो तुम ठीक हो, पर हम उहरे अशरीरी मनुष्य देह हम धारण नहीं कर सकते। बिना देह के हम उस बेचारी राजकुमारी की कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ, यदि कोई मनुष्य हमारा साथ दे तो हम उसकी मदद अवश्य कर सकते हैं। वृक्ष पर बैठे हुए भुवन ने सारी बातें सुनी। उसने राजकुमारी के विषय में जो कुछ सुना, उसे सुनकर उसके दिल को बहुत दुख पहुंचा। मन में एक निश्चय करके वह वृक्ष से नीचे उतर आया और उन प्रेतों से कहा, हे प्रेतों, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी हैं। खुशी की बात है कि तुम राजकुमारी रूपकुमारी की मदद करना चाहते हो। मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। बताओ मैं किस प्रकार उसकी मदद कर सकता हूँ? यह सुनकर प्रेतों का सरदार बोला, मित्र, एक शर्त पर हम तुम्हारी मदद ले सकते हैं। शर्त यह है कि तुम भूलकर भी हमारे विषय में किसी से भी कोई जिक्र नहीं करोगे। यदि तुमने जाने अनजाने भी हमारा किसी से जिक्र कर दिया तो उसी समय राजकुमारी रूपकुमारी के प्राण छूट जाएंगे। बोलो, मंजूर है यह शर्त? भुवन ने तत्काल उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। तब प्रेतों ने अपनी मायावी विद्या से भुवन के लिए राजकुमारों जैसे वस्त्राभूषण मंगवाए। मायावी विद्या से ही 5 घोड़े पैदा किए जो वायु से भी तेज रफ्तार से आकाश में उड़ सकते थे। भुवन को एक घोड़े पर बैठाया
और उसके पीछे पीछे अशरीरी रूप में अपने अपने घोड़ों पर बैठकर मालवा की ओर उड़ चले। 2 घंटे में ही वे घोड़े मालवा देश की सीमा में प्रविष्ट हो गए। बुलाकी राम। जब वे पांचों प्राणी वहां पहुंचे, उस समय राजमहल में अनेक मेहमान ठहरे हुए थे। उन पांचों प्रेतों ने भुवन को तो राजमहल में भेज दिया और स्वयं अदृश्य रहकर उसकी निगरानी करते रहे। राजकुमारी रूपकुमारी उस समय अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब युवक ने उसके कमरे में प्रवेश किया। भुवन को वहां आया देख राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। उसने भुवन से पूछा, हे युवक, तुम कौन हो और मेरे कक्ष में किधर से आप पहुंचे? भुवन ने कहा, हे राजकुमारी, मेरा नाम भुवन है। मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ मालूम हो चुका है कि तुम अपना विवाह उस बूढ़े राजा के साथ करना नहीं चाहती हो। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भुवन सुंदर तो था ही, उसने राजकुमारी से जब यह विनम्रता के साथ कहा तो वह उसके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित हुई। उस समय भुवन का सहारा उसे भगवान का भेजा हुआ सहारा महसूस हुआ। वह तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। भुवन ने तब राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठाया और आकाश मार्ग से चल पड़ा। चारों प्रेत भी अदृश्य रूप में उसके पीछे पीछे चल पड़े। भुवन ने अपना घोड़ा वन में उसी वृक्ष के नीचे उतारा। वहां अदृश्य रूप से उन प्रेतों ने युवक से कहा, हे युवक, अब तुम इस राजकुमारी को अपने नगर में ले जाओ और इसके साथ विधिवत विवाह करके सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करो, पर सावधान, हमारी हिदायतें याद रखना, भूलकर भी कभी किसी से हमारा जिक्र न करना। उत्तर में भुवन ने सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रदान कर दी। उधर जब राजमहल में राजकुमारी रूपकुमारी के गायब होने की खबर मिली तो वहां हड़कंप मच गया। चारों तरफ राजकुमारी की खोज होने लगी, किंतु यह सब निष्फल साबित हुआ। राजकुमारी तो उनकी पहुंच से बहुत दूर कमलनगर में पहुंच चुकी थी। उधर नगर के लोगों को जब यह मालूम हुआ कि भुवन ने अपना विवाह कर लिया है तो उसके सभी मित्रों ने आकर उसे बधाई दी। हे बुलाकी, राजकुमारी रूपकुमारी भुवन के साथ चली तो आई, किंतु उसने जब घर में घोर दरिद्रता देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। कहाँ तो राजसी वैभव का सुख और कहाँ एक मामूली सा मकान। वह महलों में पली थी और अब उसे एक मामूली से घर में रहते हुए घर का सारा काम स्वयं ही करना पड़ता था। इस कारण वह कुछ परेशान सी रहने लगी। उसकी परेशानी उसके पति भुवन ने भांप ली। उसने अपने मन में विचार किया कि क्यों न अपने मित्र प्रेतों से इस विषय में सहायता ली जाए। आठ एक रात वह राजकुमारी को सोता छोड़कर अपने प्रेत मित्रों के पास जा पहुंचा। उसने जब अपनी परेशानी उन्हें बताई तो उसके प्रेत मित्र उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो गए। तब उन्होंने अपनी माया से रातों रात भुवन के मकान को एक सुंदर महल का रूप दे दिया। महल के कोठार धन धान्य से भर दिए और उसका एक कक्ष धन से भर दिया। सुबह हुई तो राजकुमारी ने अपने को एक सुंदर से छोटे महल में पाया। इतना शानदार महल और धनधान्य से भरे कोठार देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। तब वह बार बार अपने पति से यह पूछने लगी कि वह इस रहस्य को बताए कि रातों रात यह सब कैसे संभव हो गया। बुलाकी राम। 2 दिन तक भुवन अपनी पत्नी का आग्रह टालता रहा, किंतु जब वह बार बार आग्रह करती ही रही तो विवश होकर भुवन को यह बताना ही पड़ा कि यह सब उसके कुछ प्रेत मित्रों की कृपा से संभव हुआ है। वह नामुराद उस समय यह भूल ही गया कि प्रेतों ने किसी से भी इस रहस्य को न बताने की सख्त हिदायत की हुई है। रहस्य का उजागर होना था कि राजकुमारी ने उसी क्षण दम तोड़ दिया। यह देखकर भुवन को उस रहस्य के उजागर कर देने का बहुत अफसोस होने लगा। वह फूट फूट कर रोने लगा और सिर धुन धुन कर विलाप करने लगा कि हाय प्यारी तू कहाँ है, हाय प्यारी तू कहाँ है। बस तभी से वह विक्षिप्त हो गया है। हे बुलाकी,
आज शाम तू जिस शख्स को प्रलाप करते हुए देख आया है वह भुवन ही था। अब बता, तेरी बात का तुझे उत्तर मिल गया ना? मिल गया पटेल जी, बुलाकी बोला। किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। बेचारे भुवन की तो किस्मत बनकर भी बिगड़ गई। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, यह कहकर बुलाकी ने बिस्तर पर अपने पैर फैला दिए। शीघ्र ही वह नींद के आगोश में समा गया। पटेल तो पहले से ही खर्टी भरने लगे थे। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, काशी यात्रा के वापसी चरण में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई फिर एक नए नगर में पहुंचे और उस नगर में ही रात्रि को विश्राम किया। इस बार भी जब बुलाखीराम को खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा गया तो वह एक नया दृश्य देख आया। रात्रि को भोजन से निवृत्त होकर दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेटे तो बुलाखीराम ने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में एक ऐसा नौजवान देखा जो बहुत ही सुंदर और खूब हृष्ट पुष्ट था, लेकिन उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो रही थी। वह कुछ देर चलता, फिर रुक जाता, फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता और जोर से चिल्लाकर कहता, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। पटेल जी, उसकी विचित्र हरकतें देखकर मेरे मन में यह जानने के लिए कौतूहल हो रहा है कि वह नौजवान था कौन और वह किस लिए इस प्रकार प्रलाप कर रहा था। कृपा करके इसका रहस्य मुझे बताइए। बुलाखीराम की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। यूं लगा जैसे वह अतीत में चले गए हों। फिर आंखें खोलीं और कहा, बुलाखी, सुन उस अर्धविक्षिप्त नौजवान का रहस्य, लेकिन एक बात मैं फिर दोहराता हूं। कहानी के बीच बीच में हुंकारा जरूर भरते रहना। तूने हुंकारा बंद करा तो मैं कहानी को बीच में छोड़कर सो जाऊंगा। आप कहानी शुरू तो कीजिए पटेल जी, बुलाखी बोला। मैं सोऊंगा नहीं, कहानी के बीच बीच आप मेरा हुंकारा बराबर सुनते रहेंगे। बुलाखीराम, यह नगर जिसमें आज हम ठहरे हुए हैं, इस नगर का नाम है रतनगढ़। कुछ वर्ष पहले तक इस नगर में बालकृष्ण नाम का एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के यहाँ एक ही संतान थी। उसके इकलौते पुत्र का नाम था केवलराम। केवलराम की आयु जब मात्र 3 वर्ष की थी तभी उसकी माता का देहांत हो गया। पिता बालकृष्ण ने उसे माता तथा पिता दोनों का प्यार देकर उसकी परवरिश की थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के समय बालकृष्ण खूब जवान था। वह चाहता तो उस समय दूसरा विवाह भी कर सकता था, किंतु उसने यह सोचकर विवाह न किया कि पता नहीं उसकी नई पत्नी उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करे। इस तरह उसने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे की अच्छी परवरिश पर कुर्बान कर दी। बुलाखी, समय बड़ा बलवान है। उसका चक्र निरंतर चलता ही रहता है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता। केवलराम भी समय के साथ बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी उम्र 19 वर्ष की हो गई। अब बालकृष्ण को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने केवलराम को बुलाकर कहा, बेटा केवलराम, अब तुम किशोर आयु पार करके यौवनावस्था में प्रवेश कर चुके हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा विवाह करा दूं ताकि यह घर आबाद हो जाए। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कन्या देख भी ली है। कहो तो उसके पिता से आगे बात चलाऊं? केवलराम ने कहा, नहीं पिताजी, अभी विवाह की ऐसी जल्दी नहीं है। अभी मैं अपनी आगे की शिक्षा पूरी करना चाहता हूं। 2 साल बाद ही आप इस विषय पर बात करना। बेटे की इच्छा के आगे पिता को मन मारकर चुप रह जाना पड़ा। जब केवलराम की शिक्षा पूरी हो गई तो पिता ने उसके विवाह की बात फिर छेड़ी। केवलराम कहने लगा, पिताजी, अभी इस विषय पर थोड़ा धीरज ही रखिए।
पहले मैं आपसे व्यापार के गुर तो सीख लूं। जब व्यापार करने में पारंगत हो जाऊं, तब आप मेरा विवाह कर देना। बेटा जवान हो चुका था, उसकी बात का भी तो मान रखना था। आत्हे बुलाखी बालकृष्ण को फिर से खामोश हो जाना पड़ा। बात फिर से आगे के लिए टल गई। एक बार केवलराम को अपने व्यापार के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। सफर पानी के जहाज से होना था। आठ केवलराम ने जहाज का टिकट खरीदा और अपनी निश्चित सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक पति पत्नी का जोड़ा भी वहां पहुंचा और वह भी उसके साथ वाली सीटों पर आकर विराजमान हो गया। कुछ देर बाद जहाज जब बंदरगाह से चल पड़ा तो दोनों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया। केवलराम ने अपना नाम बताया और कहा कि वह व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे राज्य को जा रहा है। दूसरे नौजवान ने बताया कि हम पति पत्नी भी व्यापार के सिलसिले में ही अमुक नगर में जा रहे हैं। बुलाखी। उस दूसरे व्यापारी की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। केवलराम पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो गया। व्यापारी की वह जवान पत्नी भी केवलराम के शरीर सौष्ठव और उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर उसकी तरफ आकर्षित हो गई। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे और व्यापारी की नजर बचाकर एक दूसरे से मिलने लगे। जहाज का सफर कई दिनों का था। आठ वे दोनों कई बार मिले। अंत में जब सिर्फ एक दिन का सफर बाकी रह गया तो उस व्यापारी की पत्नी ने कहा, केवलराम, कोई ऐसा स्थायी उपाय करो जिससे कि हम दोनों आजीवन साथ रहते रहें। अब तुम्हारा वियोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। राधिका। यह सुनकर केवलराम उस व्यापारी की पत्नी, तो मैं भी ऐसा ही है। मैंने भी पहली ही नजर में तुम्हें अपने हैं। पर क्या करूं? विवशता है। तुम पहले से ही विवाहिता हो। ऐसी है तुम्हारा स्थायी मिलन क्यों कर संभव है? इस संसार में असंभव तो कुछ भी नहीं है। केवल मनुष्य चाहती क्या कुछ नहीं कर सकता। बस हौसला चाहिए। राधिका बोली। मैं समझा नहीं राधिका, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? केवल उलझन भरे स्वर में पूछा। मतलब तो स्पष्ट है, राधिका बोली। तुम अगर किसी तरह अपने गले से मेरे पति को दूर कर दो तो हम स्थायी रूप से इकट्ठे रह सकते हैं। यह कैसे संभव है? केवलराम बोला। तुम्हारा पति तुम्हें बहुत चाहता है। वह तो एक मिनट के लिए भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी हालत में हमारा स्थायी मिलन असंभव है। तब तुम सदैव के लिए उसे अपने रास्ते से हटा दो। राधिका ने स्पष्ट स्वर में जवाब दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है उसकी हत्या कर दूं? नहीं राधिका, तुम्हें पाने की खातिर मैं मानवहत्या जैसा घृणित कार्य कभी नहीं कर सकता। केवलराम ने कहा। अरे कैसी कायरों जैसी बातें करते हो? राधिका ने उसे उकसाया। प्रेसी को पाना भी चाहते हो और जोखिम उठाने से भी डरते हो। जानते हो, अपनी प्रेसी को प्राप्त करने के लिए तो प्रेमियों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। वे सब बीते युग की बातें हैं। राधिका, सच बात तो यह है कि मैं एक धर्मपरायण व्यक्ति हूँ। मेरे घर के संस्कार हमेशा से धर्म के प्रति सहिष्णु रहे हैं। तुम आदमी को मारने की बात कर रही हो। मैं तो किसी चींटी की भी हत्या नहीं कर सकता। केवलराम ने कहा। तब बात कैसे बनेगी? राधिका सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं सोच लूंगी कोई उपाय। पर तुम बाद में अपना तो लोगे न? यह भी कोई कहने की बात है। केवलराम बोला। तुमने तो मेरे तन और मन दोनों पर अधिकार कर लिया है। तुम्हारे बिना तो अब मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बुलाखी। उसी रात राधिका ने उस समय जब उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा था, तलवार से उसका सिर काट दिया और शोर मचाने लगी कि अरे लोगों आओ, मेरी सहायता करो, किसी बदमाश ने मेरे पति को मार डाला। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर जहाज के यात्री वहां एकत्र हो गए और राधिका के पति की हत्या और राधिका का विलाप सुनकर बहुत दुखी हुए।
तब कातिल की बहुत खोज की गई किंतु उसका कोई पता न चला। केवल राम को राधिका पर शक तो जरूर हुआ कि शायद उसी ने अपने पति की हत्या की है, लेकिन पूरा विश्वास उसे भी न आया। उसे भी राधिका के पति की मौत पर बहुत दुख हुआ। जलियान जब बंदरगाह पहुंचा तो जहाज के सभी यात्री जहाज से उतरकर अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। राधिका अपने सामान सहित केवलराम के साथ चल पड़ी। केवलराम जिस स्थान पर ठहरा था उससे कुछ दूर एक सराय में उसके ठहरने की व्यवस्था करा दी। राधिका ने जब उससे यह जिद की कि वह तो उसके साथ ही ठहरेगी तो केवलराम ने कहा, राधिका, कुछ दिन तुम यहीं ठहरो। हम साथ साथ ठहरे तो लोगों को यह संदेह हो जाएगा कि शायद तुम्हारे पति की हत्या कराने में मेरा ही हाथ है। मैंने ही तुम्हें पाने की खातिर शायद तुम्हारे पति का खून करा दिया है। आथा हमारा कुछ दिन अलग अलग रहना बेहद जरूरी है। बस तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो। लौटती बार तुम्हें अपने साथ ही लेकर चलूंगा और अपने शहर में पहुंचते ही तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। केवलराम की बात तर्कसंगत थी। आथ राधिका मान गई। दोनों अलग अलग स्थानों पर ठहर गए। बुलाखी। राधिका एक कामुक प्रवृत्ति की स्त्री थी। 3 दिन तो उसने किसी तरह केवलराम से अलग रहकर काट लिए, किंतु चौथे दिन वह रात के समय उसके कक्ष में आ धमकी। उस रात दोनों का शारीरिक मिलन हुआ तो आनंद के अतिरेक में राधिका ने केवलराम को यह बता दिया कि उसके पति की हत्या स्वयं उसी ने की थी। राधिका के मुख से यह बात सुनकर केवलराम के दिल पर गहरा आघात लगा। वह सोचने लगा कि जो स्त्री अपने पति की सगी नहीं हुई वह उसकी सगी कैसे रहेगी। अपने पति के साथ तो इसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। जब यह उसकी होकर ही नहीं रही तो मेरे साथ कैसे रह लेगी। कल को इसे मेरे से भी अच्छा कोई युवक मिल गया तो यकीनन यह रात को सोते समय मेरा भी गला रेत देगी और अपने नए प्रेमी के साथ चली जाएगी। बस उसी दिन से केवल के दिमाग में यह बात बैठ गई कि राधिका के पति की हत्या का मूल कारण वह स्वयं है। न मैं राधिका की तरफ आकर्षित होता और न राधिका मेरे प्रेम में फंसकर अपने पति की हत्या करती। बुलाखी। केवलराम दिन रात इसी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वह दूसरे ही दिन राधिका को उसके हाल पर छोड़कर अपने शहर लौट आया। तब से एक ही बात उसके मुंह से निकलती रहती है, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। सोहे बुलाखी। आज शाम तूने जिस विक्षिप्त व्यक्ति को देखा था वह केवलराम ही था। अपने शहर में आकर भी उसे चैन नहीं मिला है। उसकी आत्मा उसे बार बार धिक्कारती है। इसी कारण उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो गई है। इतना कहकर पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, फिर बोले, उम्मीद है अब तेरी शंका का निवारण हो गया होगा। आथ अब स्वयं भी सो रहा और मुझे भी सोने दे। रात काफी बीत चुकी है। बुलाखीराम की शंका का निवारण हो चुका था। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।